नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु के टैक्स स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। बजट से पहले कैसे करनी है आपको अपनी टैक्स प्लानिंग, साथ ही हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, ये सब हम जानेंगे आज की इस खास पेशकश में। हमारे साथ आज कई मेहमान हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर सुरेश सुराना है, फाउंडर RSM एस्ट्यूट कंसल्टिंग। साथ ही असीम चावला भी होंगे MPC लीगल से अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्या बवेजा, पार्टनर डेलॉयट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिव्या आपसे। जैसे कि बजट की यहाँ पर बात हो रही है, टैक्स में इस बार काफी कुछ चेंजेस की ऐसी उम्मीद है, काफी बज़ भी है कि कुछ इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस में बढ़त हो सकती है और साथ ही ATC का दायरा भी बढ़ सकता है। सबसे पहले जो मौजूदा स्लैब्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, जो अभी काफी समय से रिवाइज नहीं हुए हैं, आपकी एज एन एक्सपर्ट आप क्या राय रखते हैं कि जो मौजूदा स्लैब्स हैं, क्योंकि पिछले 2012-13 से देखा जाए तो मेल्स और फीमेल्स के लिए स्लैब्स इक्वल रख दिए गए हैं। क्या आपको लगता है पहली चीज की इक्वल रखना इट्स फाइन नाउ, या यू थिंक कि विमेन के लिए क्या कुछ स्लैब्स में अंतर होना चाहिए या नहीं? You know, it's a very women-dominated question. So, but the way the things are, I think the slabs will increase, or they should increase as the expectation is. जो लग रहा है मुझे कि स्लैब्स जो मिनिमम है 2 लाख का बढ़ जाएगा 3 लाख या 5 लाख। सो जो नए स्लैब होंगे दे कुड बी, जो एक्सपेक्टेशन है शुड बी 5 लाख से 10 लाख, 10 से 15 और 15 से ऊपर। सो ये है एक्सपेक्टेशन जो करंट स्लैब है जो लोगों का है। पर डेफिनेटली 2 बढ़ के 3 तो होगा ही होगा, 5 भी हो सकता है मिनिमम। चलिए, एक्सपेक्टेशंस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मौजूदा प्रावधान देखते हैं कि कहां पर क्या छूट मिलती है। असीम, बहुत ही फ्रीक्वेंटली अगर देखा जाए ATC की छूट जो है वो पॉलिसीज में लोग ज्यादातर लेते हैं, यानी कि जो LIC पॉलिसीज या फिर किसी भी पॉलिसी की प्रीमियम पर जो छूट मिलती है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बट बिसाइड्स दैट अगर मैं आपसे पूछूं कि और कौन से टैक्स सेविंग के ऑप्शंस हैं, और क्योंकि बजट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर्पज से बजट एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है पर्सनल फाइनेंस के लिए? आप उसको कैसे देखते हैं? पल्लवी, ATC की स्लैब जो 1 लाख वाली है, जब ये सेक्शन 88 का रिबेट था तब से ही 1 लाख है, तो इस 1 लाख का तो रिविजिट होना अनिवार्य है। अब बाकी आप जो बाकी सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट की बात करें, फाइनेंशियल सेविंग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी तरीके से अगर जितना फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल सेविंग होगा और उतना ही सेविंग्स कैपिटल। नहीं, मैं सुराना साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक तो रैशनलाइजेशन होना चाहिए। सारे के सारे प्रोविजंस, अगर हम सिंप्लीफिकेशन के दौर से देखें तो हम सारे के सारे इन प्रोविजंस को इकट्ठा करके 1 या 2 प्रोविजंस में अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान में ले आए तो बहुत अच्छा होगा। पिछले कुछ सालों से हो ये रहा है कि फाइनेंशियल जो सेविंग से रिलेटेड सेक्शंस हैं उसमें इतना फेरबदल हो गया है कि अगर आप टैक्स का स्कीम देखें तो उसमें अब इतने सारे प्रावधान हो गए, ATTTA, ATEE, ATCCG। अब ये आम टैक्स पेयर के लिए कहाँ से वो कॉम्प्रीहेंड कर सकता है? सो अगर आप वापस कोई इन सबको कंसोलिडेट करके एक सेक्शन में ले आए और उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दें, जैसे सुराना साहब ने अभी जिक्र किया है, तो कम से कम सिंप्लीफिकेशन तो होगी। अब राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स की अगर हम बात करें तो अगर आपकी आय 12 लाख से कम है और 25,000 रुपये तक का आपको छूट है, उस पे आप उसको हाइपोथेटिकेट सेल प्लेज नहीं कर सकते, फिर उसके लिए आपको अलग से एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़े, और फिर इन्वेस्टमेंट का दायरा लार्जली PSU ओरिएंटेड स्टॉक्स में हो, तो इससे आप कोई ज़्यादा चॉइस नहीं दे पा रहे एक आम इन्वेस्टर को। अगर फाइनेंशियल सेविंग्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो ये तो इन्वेस्टर का चॉइस होना चाहिए, ये तो मार्केट ड्रिवन डिसीजन होना चाहिए कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे। सो इस तरह के छोटे दायरे से मेरे को नहीं लगता ये राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम का जो ATCCG का प्रावधान है, ये 25,000 रुपये बहुत अट्रैक्टिव है जी। और साथ ही सुराना साहब ने एक और सजेशन दिया, दिव्या आपकी मैं उस पर राय लूंगी। इन्होंने ATEE का मेंशन किया और उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग उसमें छूट मिल रही है, अतिरिक्त छूट जो दी जाती है, जो 40 लाख से कम की प्रॉपर्टी पर करीब अतिरिक्त छूट 1.5 लाख की है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको लगता है कि वो आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए और उसमें कुछ चेंजेस क्या आपको लगता है होने चाहिए?
सी इन चेंजेस बड़ा ज़रूरी है इस केस के अंदर, बिकॉज अगर हम 1.5 लाख की बात भी करें जो इंटरेस्ट का है, वो बहुत ज़रूरी है कि उसको बढ़ाया जाए, बिकॉज उससे इतना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी को। तो मैं उनसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ। सुराना साहब, क्योंकि आपने सजेशन दिया था और आपके और भी कुछ सजेशन है जो इस वक्त हम रन कर रहे हैं, वेल्थ टैक्स के बारे में भी आपने कुछ मेंशन किया, साथ ही जो 87 एक टैक्स क्रेडिट जो एक फॉर्मर जो मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब लेकर आए, आपको क्यों लगता है कि विथड्रॉ करना चाहिए? है कि जैसे भी बात हुई कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजन, जैसे भी 80CCG 80CCF के बारे में बात हुई, उसी तरह से सेक्शन 87A में जो रिबेट है 2000 रुपए की रिबेट है। अब 2000 रुपए की रिबेट के लिए या तो आप बेसिक एग्जामिशन लिमिट बढ़ा दीजिए, अब उसमें 2000 की रिबेट लेने के लिए भी आपकी इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा हर छोटे छोटे बेनिफिट के साथ में इतनी सारी कंडीशनलिटीज अटैच्ड है कि जो ईज ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न जो बोल रहे हैं कि हम उसको सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। आप उसको 2000 रुपए की रिबेट निकाल दीजिए। आप जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, वो जो भी आप 2.5 लाख करना चाहते हैं, 3 लाख करना चाहते हैं, वो आप उस लिमिट को बढ़ा दीजिए। सिमिलरली वेल्टेज का जहां तक सवाल है, 30 लाख रुपए की लिमिट कई सालों से रिवाइज नहीं हुई है। हालांकि वेल्टेज का दायरा बहुत सीमित है, खाली मतलब ज्वेलरी और कार और कुछ सर्टन एसेट, अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान है उसके ऊपर ही वेल्टेक्स है, लेकिन फिर भी 30 लाख की लिमिट काफी कम है। तो 30 लाख की लिमिट को बढ़ा के या तो 40 या 50 लाख रुपए कर देना चाहिए एटलीस्ट। कम से कम ये सब लिमिट जो है वो इन्फ्लेशन बेस्ड होनी चाहिए। जो महंगाई जिस तरह से बढ़ती है उस हिसाब से अगर लिमिट बढ़े तो नेट टैक्स इंसिडेंस उसमें बढ़ता नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है कि कई सारी लिमिट टाइम टू टाइम रिव्यू होती रहनी चाहिए। चलिए, महंगाई की यहाँ पर बात हुई है तो मेडिकल खर्चे भी काफी आसमान छू रहे हैं। एटीडी पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं, हमें टैक्स लिखकर स्पेस देकर अपना सवाल भेज दें 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल से अपने सवाल पहुंचा सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com। जल्द लौट के आएंगे। आप देख रहे हैं मनी गुरु टैक्स स्पेशल। तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं टैक्स पर अपने प्रस्ताव रखने के लिए, और साथ ही कुछ सजेशंस जो कि उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर सुनेंगे तो शायद कुछ इनकम टैक्स में हमें रियायत मिल जाए, कुछ छूट पड़ जाए। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मेडिक्लेम पर जो छूट मिलती है उसकी। असीम, सबसे पहले आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ। 80D की जो लिमिट है, आपने जैसे ब्रेक से जाने से पहले भी बोला कि बहुत समय से रिवाइज नहीं हुई है, और साथ ही मेडिकल खर्चों को देखते हुए 15,000 रुपए की जो लिमिट है, इट इज वेरी इनसफिशिएंट, वेरी मीगर। आपको क्या लगता है किस हद तक या किस लेवल तक उसको लेके जाना चाहिए? और साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो 5,000 रुपए की छूट उसमें इंक्लूडेड है, आपको लगता है कि वो अलग कर देनी चाहिए? बिल्कुल। एक तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, पल्लवी देखिए, सर्विस टैक्स में ये सब सर्विसेज आ गई तो 2012 से तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज बढ़ गई। और जैसे अभी सुराना साहब ने जिक्र किया, और मैं उस बात का बिल्कुल उस बात से सहमत हूं कि ये बड़ी सारी जो ये छोटी छोटी एग्जेम्पशंस की लिमिट हैं, ये इनको करीबन 14 से 16 साल हो गए अगर आप एक अलाउंस वगैरह देखें। और आजकल की इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर आप करेक्टेड फिगर्स देखेंगे तो ये बिल्कुल वारा नहीं खाती। हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कवरेज नहीं है, जैसे नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी या NHS यूके में बहुत पॉपुलर है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो वो तो अलग से इनको 5 और 10,000 के बीच में, और जिस तरह से अब ये लाइफस्टाइल डिजीजेज और ये सारी चीजें आ रही हैं, चलो एक आप एफ्लुएंट तबका को अलग भी कर दें, मेडिकल फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल एट रीजनेबली प्राइस। सिमिलरली जो रीइंबर्समेंट की फिगर है, अगर वो आप देखें, वो भी 15,000 रुपए की है। अब 15,000 रुपए क्या एक फैमिली के लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट जायज है? और 80D पे आ जाए तो 15,000 एक फैमिली के लिए, और 15 से 20,000 रुपए जो आपके डिपेंडेंट्स या पेरेंट्स हैं, तो कुल मिला के 15 और 15 30 या 35 एज द केस में भी, इट इज वेरी इनसफिशिएंट। ये पर्सनल फाइनेंसेस, पर्सनल सेविंग्स और इंडिविजुअल वेलबींग को लेके फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हाथ बंधे हैं और बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो अगर यही रैशनलाइजेशन हो जाए तो दैट विल बी अ ग्रेट वेलकम रिलीफ। कुछ रियलिस्टिक मेजर्स जरूरी हैं, चाहे सपने पूरे हों या ना हों, उम्मीदें तो पूरी हों।
जी दिव्या, आपका रिएक्शन इस पर मैं लेना चाहती हूँ। 1999 से 80D की जो लिमिट्स है वो रिवाइज नहीं हुई है, बहुत समय हो चुका है। इस वक्त हम 2014 में खड़े हैं। आपको क्या लगता है किस लेवल तक उसको ले जाना चाहिए? और साथ ही अगर स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन की हम बात करें, उनके लिए भी लिमिट 20,000 विच इज एक्चुअली नथिंग, उसमें आप क्या एड ऑन करना चाहेंगे? असीम ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन कुछ दिए, कुछ सजेशन यहाँ पर रखे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के सामने, आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? नहीं, मेरा भी यही राय है कि जो लिमिट्स जो हुई थी ये कोई कितनी खास नहीं है आजकल के जो एक्सपेंडिचर को देख के, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है। सो जितनी भी ये लिमिट्स हैं, जो पहले 15,000 थी या 5,000 उन्होंने जो ऐड किया, ये सब बढ़ा के कम से कम 50 के करीब तो होना ही चाहिए। बिकॉज जैसे खर्चे हैं, जितना उनको खर्च करना पड़ता है, उसके हिसाब से ये लिमिट्स कोई इतनी रीजनेबल नहीं है आज कल के टाइम को देख के। डॉक्टर सुराना, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। आज हमने बहुत सारे सेक्शंस पर बात की है और बहुत सारे प्रस्तावों पर बात की है। नटशेल में अगर आपको कुछ मैसेज अपना देना हो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए तो आप क्या कहेंगे? बस मेरा मैसेज यही है कि अभी देश में बहुत बड़ी एक उम्मीद बंधी हुई है, उसके साथ में परिस्थिति भी बहुत एक चैलेंजिंग है। अगर आप ग्राउंड लेवल इकोनॉमिक सिचुएशन देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ इनोवेटिव स्कीम की जरूरत है। जैसे एक जो मेजर इशू हो सकता है कि बहुत सारा पैसा लिटिगेशन में अटका हुआ है, तो बीच में एक जैसे सर्विस टैक्स के लिए वॉलंटरी लिटिगेशन सेटलमेंट स्कीम आई थी, वैसी अगर एक वॉलंटरी इनकम टैक्स में सेटलमेंट स्कीम हो कि कि जहां पर भी जो इंडिविजुअल्स हैं या और भी जो लोग एजेजीज हैं जिनकी अपील्स पेंडिंग है, चाहे वो ट्रिब्यूनल में हो, चाहे कमिश्नर अपील्स में हो, चाहे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर वो टैक्स भरना चाहते हैं और इंटरेस्ट का 50% या कुछ पार्ट उसका अगर जो भी स्कीम में लिखा हो वैसा अगर भरने को तैयार हो, तो उनको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से माफ उसको कर देना चाहिए। और इंटरेस्ट का जो पार्ट वेवर है, तो मुझे लगता है उसमें दो मैसेजिंग होगी। एक तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा इस साल में, और दूसरा जो गवर्नमेंट एक टैक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है, तो मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव मैसेज होगा कि अभी हम लिटिगेशन को कम करना चाहते हैं। तो अभी बहुत सारे सजेशंस यहाँ पर है, लेकिन वक्त डॉक्टर सुराना इतना ही, इसलिए जी आपका यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। असीम आपका, डॉक्टर सुराना आपका और दिव्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए और आज टैक्स स्पेशल में ये चर्चा रखने के लिए। फिलहाल मणिपुर से इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।